मुकुल गोयल को बता रहे हैं डीजीपी बना दिया गया है। जी, अभी अभी उत्तर प्रदेश में मुकुल गोयल को नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है मुख्यमंत्री ने, और वो इस समय एडिशनल डीजीपी बीएसएफ में तैनात हैं केंद्र सरकार में। 1-2 दिन में वो रिलीव होकर उत्तर प्रदेश आएंगे और काम शुरू कर देंगे। अब आप बताइए जी, डीजीपी रहा या ना रहे, भाजपा का काम अनवरत चल रहा है। और जो डीजीपी थे उन पर तो यह आरोप नहीं लग पाया कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को डराने धमकाने या कार्रवाई कराने में कोई सीधी मदद की, लेकिन जिलों में एसपी डीएम पर यह आरोप हैं। अच्छा, आप बीजेपी को अलग पार्टी मानते थे, इस प्रदेश के लोग मानते रहे होंगे, लेकिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए बहुत बार सरकार को मजबूरी में कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से घर के भीतर, पार्टी के भीतर घिरी हुई थी, पिछले 1 महीने से जो पार्टी में संग्राम चल रहा था, ऐसे में अगर ये चुनाव भी बीजेपी हारती तो सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ा जाता। तो कम से कम अब कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए और पार्टी को ये दिखाने के लिए कि उसका सम्मान और स्वाभिमान कहीं सरकार कमजोर नहीं पड़ने देगी, इसलिए उसने ताकत झोंकी है। अब उसमें चाहे अभिजीत यादव पर आज रासुका लगाना पड़े देवरिया में, चाहे तमाम सारे लोगों के फर्रुखाबाद में आपने देखा कि दवा की दुकान तक सीज कर दी गई और लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है, मुकदमे लादे जा रहे हैं। ये परंपरा चली आई है, कोई नई बात तो है नहीं। मायावती कहती भी हैं कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम तो इसीलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि चुनाव की तिथि बीत चुकी थी, अब 3 दिन का समय बचा है। अब ये 3 दिन जिला पंचायत सदस्यों के लिए आफत रहेगी, समझ लीजिए, क्योंकि कोई होटल में छुपा है, किसी को बिहार ले गए, किसी को राजस्थान ले गए, किसी को जम्मू कश्मीर ले गए। अब उनको लाना भी है। और जब लाएंगे तो बस से लाएंगे, मोटरसाइकिल से लाएंगे, कार से लाएंगे, उनको बॉर्डर पे पुलिस रोकने के लिए बैठी है, कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ेगी। अब ये सब समस्याएं तो देखिए रहेंगी। अब बीजेपी के सामने 54 का निशान है कि इन 54 पर कब्जा करो। अब कैसे करेंगे? बीजेपी के सामने बस एक ही कमजोरी है ब्रजेश जी, कि प्रशासनिक मशीनरी तो इस बार उनको सहयोग दे रही है, लेकिन उनके प्रत्याशी और नेता उतना सहयोग नहीं हासिल कर पा रहे, क्योंकि इसमें वो भी लगता है समर्थन मूल्य भी। तो वो कौन लगाएगा? नहीं, माल तो काफी लगा क्यों नहीं रहे भाई, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दूसरी बात यह है कि जी जान लड़ाने वाले लोग होने चाहिए। जिनके मनोबल टूट गए वो जी जान कैसे लड़ाएंगे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग इस बात को समझते हैं कि आज 6 महीने बाद चुनाव होगा, अगर सरकार बदल जाती है तो फिर हमें तो जो हमने लगाया वो भी डूबेगा और मुकदमा अलग से जेल अलग से झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्ता के चुनाव बन चुके हैं। ये माना जाता है कि जब सरकार आएगी तो विश्वास प्रस्ताव लाएगी, और अगर नहीं ला पाती है तो इतना मुकदमा, इतनी जांच लगा देगी कि उसमें कैरियर खराब हो जाएगा। बड़ी सारी बातें हैं जी। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए कि इस चुनाव ने ये दिखाया कि जो सवेरे किसी और दल में टिकट लेके आया था वो शाम को किसी और दल में चला गया टिकट लेने, दरोगा जी के साथ। हाँ, जीप में बैठ के, और रात होते होते फिर पार्टी बदल गई, रेप की तहरीर के साथ। हाँ। तो आज ये चुनाव एक ऐसा दौर है विपक्ष के लिए, मुश्किल दौर है, हर चुनाव में होता है, इस चुनाव में भी मुश्किल दौर है। तो कहते हैं कि न कद बड़ा है न पद बड़ा है, और जो मुश्किलों में खड़ा है वही सबसे बड़ा है। अब चाहे ये मायावती पार्टी के साथ हो, चाहे कांग्रेस के साथ हो, या अखिलेश यादव की पार्टी जो सबसे ज़्यादा लड़ रही है इस चुनाव में, तो आज जो लोग मुश्किलों में पार्टियों के साथ खड़े हैं वही असली कार्यकर्ता है, जो लाठी खाकर भी पार्टी के साथ नहीं छोड़ रहे हैं जी। जिनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएं, उन पर तमाम सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव तो ये जीत ले हार ले, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में लगी थी। हिंदू खतरे में है इसका ऐलान करके वो सत्ता में आई थी, और हिंदू काफ़ी संख्या में उनके साथ एकजुट भी हुए।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग था वो भी बीजेपी के खिलाफ जम के लामबंद हुआ है। आज आप अप्रत्यक्ष चुनाव में जीत लेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है वहां बीजेपी अपनी सीटें देखा है वो किस स्थिति में रही है। बीजेपी पंचायत चुनाव में हारी है, उसको वोट नहीं मिला है, और विपक्ष के प्रत्याशियों को बहुत वोट मिला, वो जीते हैं। इसका आकलन उनको करना होगा जी। अब बात आती है दलितों पर। तमाम तो दलित का कोटा मायावती जी के पास है। अच्छा, उनके यहाँ क्या है भाई, जब सौदा ही पैसा दे के खरीदा है तो अगर कोई बढ़ के रेट देगा उसको दूसरा अपना सौदा देकर लेगा आदमी। वहाँ तो सिस्टम है कि भाई इधर जमा करो उधर ले जाओ। कुल मिलाकर ये है। हेमंत जी पहले इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते थे, बाद में पता नहीं क्यों व्याख्या करना बंद कर दिए। इन्होंने हाथी बोला वाला कहावत इनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई। क्या थी भूल गया मैं वाकई। देखिए कुल मिलाकर अरे मैं भूल गया ब्रजेश जी, देखिए गलत मुझे तो याद ही नहीं रहता कुछ, मैं डिलीट कर देता हूँ अपनी मेमोरी ये से। 2019 की बात है। क्या बोल, हेलो तो आप बताओ, बीरेन के बताएं। 2014 की बात है। क्या है, क्या हेडिंग थी बीरेन जी बताइए। हेमंत जी ने लिखा कि हाथी बोला पो, अब पो मतलब वो बैठ गया। बहरहाल कुल मिलाकर जो लोग सत्ताधारी दल से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जा रहे हैं या चुने जाएंगे, उन्हें भी पता है कि जब सरकार बदली, ये अस्थाई पद नहीं है, हो सकता है बदल जाए। और एक साहित्यकार ने लिखा है कई बार, कद पद और मद ये पिटवा देते हैं भद। तो इस चक्कर में भी कई बार लोग फंस जाते हैं। बहरहाल जी, आज जिला पंचायत के चुनाव पर कुछ चुटकीला मामला है, आनंद लीजिएगा। आज एक साहित्यकार है, मेरे मित्र हैं, आईएएस अफसर रिटायर्ड है, उन्हीं का है कि सुनो हवाओं चिरागों को छोड़ दो तन्हा, जो जल रहे हैं अब उन्हें और क्या आजमाना। और न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो बस परिंदों ने ठिकाना बदला। जी बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ओपी सिंह जी, अभी मैं